इसी तरह की एक पेंटिंग रेनोयर ने भी डांस के ऊपर बनाई थी, लेकिन रेनोयर ने जब पेंटिंग बनाई है तो उसका जो काम करने का स्टाइल वो इसके स्टाइल से बहुत डिफरेंट है। वो अभी तक फॉर्म के अंदर था, इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल था, मगर यहाँ आप देखें कि आपको एब्स्ट्रैक्शन भी नजर आ रही है, डिस्टॉर्शन भी नजर आ रही है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म भी नजर आ रही है। और यहाँ पर उसके कलर्स बहुत ही बेसिक टोन्स के अंदर चले गए हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हो Matisse's dancers have been transformed into arbitrary but highly organized symbols of humanity, expressing by their agitated forms and continuously flowing rhythmical lines and sense of movement imparted by the dance. One art is descriptive and the other is analytical. जो वो कर रहा था Renoir, that was descriptive and this is analytical. This is something which is coming out of the mind of the artist. ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो कि आप विटनेस कर सको इस तरह की उसके अंदर। ये सारी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स हैं एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ द माइंड ऑफ द आर्टिस्ट। इसी टाइम पीरियड में 1908 और 10 के अंदर ये वाली पेंटिंग बनाता है ला म्यूजिक। अब यहाँ देखें, इन पेंटिंग्स तक यहाँ से निकल के जब हम आते हैं तो इन पेंटिंग्स के अंदर सिंपल और ज्यादा फॉर्म सिंप्लीफाइड और ज्यादा डिस्टॉर्शन और एक चीज दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म, लीनियर रिदम, आउटलाइन और उसके अंदर कलर, ये चीजें नजर आती हैं। फिर एक इसकी ये पेंटिंग ये जब बना रहा था ये वाली डांस ऑफ द डांस, तो वहां पर इसने एक ये वाली अभी स्केच लगाया, दिस इज नेचुरलिज्म एंड द डांस, जिसके अंदर एक ये पॉज पड़ा है, उसके अंदर ये एक प्लांट सा लगा हुआ है, एक चेयर है और बाहर एक डांस एक्टिविटी चल रही है। ये इसने किसी मॉस्को के कोई था आदमी उसके लिए बनाई थी। अब ये इसकी एक पेंटिंग है ला डिजर्ट। ला डिजर्ट का मतलब है वही जो हम कहते हैं शुरू किए। अब इस पेंटिंग को देखो और इसकी पहली पेंटिंग देखो, सेम टॉपिक है, ला डिजर्ट, द डिनर टेबल एंड दिस इज अगेन द ला डिजर्ट। अब यहाँ पर आप देखें, आपको ओरिएंटल पर्शियन कारपेट्स, पर्शियन मोटिव्स, फ्लैट कलर एरियाज, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर डेकोरेटिव। डेकोरेटिव एलिमेंट इधर भी है और यहाँ पर आकर अपनी पीक पे नजर आता है। टेक्सटाइल पैटर्न्स हैं, ओरिएंटल इन्फ्लुएंसेस हैं और एक विंडो है बाहर जिसके अंदर लैंडस्केप है, तो वही लैंडस्केप और वही फॉर्म्स अंदर भी आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, ये पेंटिंग है इसकी ला डिजर्ट और दिस इज वन ऑफ द एक्सीलेंट एग्जांपल्स इफ यू कोट मतीसेस वर्क के इसका शुरू से लेके एंड तक के टाइम पीरियड के फेजेस के अंदर फर्क कितना ज्यादा है। यहाँ पे पर्शियन डिजाइनर द ट्रीटमेंट हैज बिकम completely static, combining the rhythms of wallpaper design and foliage outside the window uh, with the lines of the women lying the table and patterns on the cloth itself। अब देखो सब कुछ आपको एक ही लेवल पर मिल रहा है, पीछे ये वॉलपेपर डिजाइन, पीछे लैंडस्केप और आगे जो डिजाइन बना हुआ है उस क्लॉथ के ऊपर, टेबल क्लॉथ के ऊपर, दे आर ऑल एट द सेम प्लेन्स। कंप्लीट, अच्छा जी। This picture serves a useful purpose as evidence of how, in the lifetime of one artist, the direction of modern painting had changed so markedly. From the gentle and sensuous versions of Matisse's 1879 Impressionist treatment of the subject, we move to a deliberately abstract representation under the influence of sophisticated art of the Near East, with its vividly पैटर्न मैन्यूस्क्रिप्ट फैब्रिक्स एट पॉटरी। अच्छा मेरी बात सुने आप लोग, थोड़ा सा और इसी मीटिंग खत्म होते ही ज्वाइन करके हम आज ये टॉपिक खत्म कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। वन ओके ऑफ मैम। इसके बाद इसकी एक और इंटरेस्टिंग पेंटिंग है, दैट इज द ब्लू विंडो। दिस इज द ब्लू विंडो। आप देखो कि कलर, अच्छा यहाँ तक आते हैं जब, तो यहाँ आप देखोगे कि ये पेंटिंग जब ये बना रहा है तो अब ये वॉर के करीब बहुत ज्यादा पीरियड आ गया है और यहाँ पर हमें वो फ्लैटेंड कलर्ड एरियाज, आउटलाइन स्ट्रॉन्ग, वो चीजें तो मिल रही हैं, मगर जो कलर है, अब यहाँ से यहाँ तक आते देखो तो कलर्स कितने म्यूटेड हो गए हैं, कंट्रोल्ड हो गए हैं, टोन डाउन हो गए हैं।
मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ द वॉर। उस वक्त जो वॉर का टेरर है, जो हॉरिफाइंग कंडीशंस हैं, उससे आर्टिस्ट इतना सेंसिटिवली इफेक्ट हुआ है कि उसकी पेंटिंग के अंदर चीजों ने कलर उसके चेंज हो गए। उसके बाद इसकी जो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड है, उसके अंदर बहुत से इसने पेंटिंग्स की, मगर वो पेंटिंग्स उतनी डेकोरेटिव नहीं रही जितनी कि हमें, देखो जैसे ये पेंटिंग है और उसके बाद यहाँ आओ तो यहाँ ये दोबारा थोड़ा सा रियलिस्टिक होने लगा है, कलर्स इसके और ज्यादा डल और म्यूटेड हो गए हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन का एलिमेंट इसका वहीं पर मौजूद है। अब ये सब कुछ बेसिकली, ये डिस्टॉर्शन क्या थी, जब आप क्यूबिज्म भी इसके पैरेलल चल रही है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बेसिकली ये इन आर्टिस्ट्स का रिएक्शन था टुवर्ड्स द इम्पेंडिंग हॉरर्स ऑफ वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक इसकी ये पॉपीज की पेंटिंग थी। अब जब वो वॉर कंडीशन के अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पर आते आते फिर इसका जो काम था 1917 से 25, यानी ड्यूरिंग वॉर पीरियड, उसमें ये थोड़ा सा डेकोरेटिव ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको सेंसिटिविटी नजर आती है वो फिर यहाँ कम हो जाएगी। नाउ इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डेकोरेटिव इन अप्रोच। इसी तरह इसकी ये पेंटिंग है, डेकोरेटिव कॉम्पोजिशन ऑडलिस्क, जिसके अंदर आपको बिल्कुल ओरिएंटल सारी इन्वायरमेंट नजर आती है, पर्शियन कारपेट है, और इस तरह की ऑडलिस्क जो हैं हमने पहले भी देखी हैं उसके अंदर, जो हमारे आर्टिस्ट आए हैं। दी मॉडल सीटेड भी इसको कहते हैं और डेकोरेटिव कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। और यहाँ सारे ओरिएंटल एस्पेक्ट्स। और एक और है, ये देखो, दिस इज अ वंडरफुल ड्राइंग, मॉडल सीटेड, कि आपको ये आइडिया हो कि आर्टिस्ट इसलिए डिस्टॉर्शन नहीं कर रहा कि उसको ड्रॉ करना नहीं आता। अगर वो एक ह्यूमन फिगर को सिंगल लाइन ड्राइंग के अंदर इतना परफेक्टली ड्रॉ कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो रियलिस्टिकली भी कर सकता है। तो वो चीजों को डिस्टॉर्ट इसलिए नहीं कर रहा कि उसको ड्रॉ करने का इशू है, वो इसलिए, मैंने पहले भी बताया कि ये अपने टाइम पीरियड का बेहतरीन ड्राफ्ट्समैन था। लेकिन जो डिस्टॉर्शन हमें नजर आ रही है, दैट डिस्टॉर्शन इज बिकॉज ऑफ his mind, his reaction towards the tortures of war। ठीक है।